Welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for 11th class and this is our second lecture. Okay, in first lecture we have discussed about the chemistry of cathode rays, that is electrons. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे. इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो थी उसके बारे में हम पढ़ चुके थे. कैथोड रेज थी वो सारा हमने कंप्लीट कर लिया था. और वो कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट. ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब हमने ली थी, उसको सेटअप किया था. फिर हमने क्या लगाई थी? बैटरीज लगाई थी और उसके अंदर कोई गैस ली थी. फिर उस गैस को क्या किया था? आयनाइज किया था हाई वोल्टेज के ऊपर. ठीक है, एक वैक्यूम पंप भी क्रिएट किया था हमने, वैक्यूम भी क्रिएट किया था, इसलिए वहाँ पर क्या लगाया गया था? वैक्यूम पंप लगाया गया था. ठीक है, तो यहाँ पर आज हमें इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है क्या? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की. प्रोटॉन्स की डिस्कवरी जो है वो किसने की, किसके थ्रू और कब की गई और इसके अंदर था क्या? सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम सेटअप रहेगा. किसके अकॉर्डिंग? डिस्चार्ज ट्यूब जो कैथोड रेज वाला था ना उसी के अकॉर्डिंग सेम है ये. ठीक है, लेकिन इसमें हमें एक चीज़ पढ़नी है कि जो यहाँ पर कैथोड लेंगे ना वो कैसा लेंगे बेटा? परफोरेटेड लेंगे. इसमें माइनर सा ही डिफरेंस है किसमें? एनोड रेज और कैथोड रेज वाले में. ठीक है, कैथोड रेज जो था वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका था. अब एनोड रेज मीन्स की डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, ये चीज़ पढ़नी है ना. तो इसमें माइनर सा ही डिफरेंस है कि यहाँ पर हम जो कैथोड लेंगे वो कैसी लेंगे? परफोरेटेड. परफोरेटेड का मतलब क्या है? उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे. उनका लॉजिक है बेटा, क्यों? ठीक है, वो मैं जब आपको करवाऊंगी यहाँ पे तब बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि एनोड रेज के अंदर इसको क्यों लिया गया, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के दौरान इसको क्यों लिया गया. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन होता है उस पर चार्ज कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होता है जैसा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम. ठीक है, उसके आगे क्या लगा हुआ होता है? माइनस लगा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन के केस में. लेकिन प्रोटॉन के केस में क्या होता है? वो प्लस में आ जाता है. 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का. इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली कैसा होता है? न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? बैलेंस्ड हो जाते हैं. ठीक है, वो तो फिर आयंस की बात अलग रह जाती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो चेंज होंगे ही होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है कि जो डिस्कवरी है प्रोटॉन की वो किसके द्वारा की गई थी, कब की गई थी और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने कैथोड रेज के बारे में पढ़ी थी. ठीक है, उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था? कैथोड रेज पढ़ी थी ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था. तो हमें जानने की ज़रूरत है कि जो E/m रेशियो होती है, ई क्या है? चार्ज. ठीक है, किसका? इलेक्ट्रॉन का. और m क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज बाय मास रेशियो जो होती है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आता है? तो इलेक्ट्रॉन के केस में आपको पता होना चाहिए कि जो ये है E/m रेशियो कितना आएगा? 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg. ओके, ये क्या है? E/m रेशियो है. E क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन का और m क्या है? मास है. 9.1 × 10⁻31 kg. ओके, तब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कौन सी आ जाएगी? 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg. इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे. तो ये क्या थी हमारे पास की जो E/m रेशियो होती है किसके लिए? किसके लिए बेटा? ये कैथोड के लिए. ठीक है, कैथोड रेज के लिए. फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कितनी आती है? 1.75 × 10⁻11 कूलाम पर kg. अब देखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो सबसे पहले ये किसके द्वारा दिया गया था? जो था गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन उसके द्वारा दिया गया था 1832 के अंदर. लेकिन इसकी जो E/m रेशियो होती है वो कितनी होती है? 9.5 × 10⁻7. ठीक है, E/m रेशियो कूलाम पर kg, कूलाम पर kg. और जो मास होता है प्रोटॉन का वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg. ओके, 1.6 × 10⁻27 kg. ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन के अंदर माइनर सा डिफरेंस होता है. ठीक है, जैसे मैंने मास ऑफ प्रोटॉन बताया 1.6 जो है प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.6. इसको कंप्लीट लिखेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 12. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27. और जो न्यूट्रॉन होता है उसके लिए कितना हो जाएगा? 1.6749 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻27. ठीक है, तो इतना थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये इसका मास, लेकिन हम इसको कैसा लेते हैं? इक्वल ही लेते हैं. ओके, तो ये कितना है प्रोटॉन का मास जो है इसको 2 डिजिट तक ही ले लेंगे. ठीक है, 1 डिजिट तक ही, ताकि हमारे लिए क्या हो जाएगी? आसान हो जाए. ओके, तो मास जो है प्रोटॉन का वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻27 kg. ओके, अब इसको पढ़ते हैं कि भी किसके द्वारा दिया गया था. इट वॉज गिवन बाय, लिखेंगे आप, इट वॉज गिवन बाय E. गोल्डस्टीन. किसके द्वारा दिया गया था? ये जो डिस्कवरी है प्रोटॉन की वो किसके द्वारा आई थी? E. गोल्डस्टीन के द्वारा आई थी. ठीक है, और इसके भी बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. इसके जो प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई उसमें जो एनोड रेज थी. ठीक है, एनोड रेज भी इसी को बोला जाता है, कैथोड रेज भी इसी को ही बोला, सॉरी एनोड रेज भी बोला जाता है, कैनाल रेज भी बोला जाता है इसी को ही, और प्रोटॉन्स तो बोलते ही बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखेंगे these are in this
discovery the positive charge particles are called anode rays and canal rays. ठीक है, एनोड रेज एंड कैनाल रेज. मैं फिर से वो सेटअप करती हूँ एक बार. ठीक है, क्या था कि आपको पहले क्या लेनी है, इवैक्यूएटेड ट्यूब लेनी है. ठीक है, इवैक्यूएटेड ट्यूब लेंगे, वैक्यूम पंप लगाएंगे. ठीक है, ये हो गया. ठीक है, और इसको फिर कनेक्ट कर दिया जाता है. फिर यहाँ पर क्या लगाया था हमने, इलेक्ट्रोड्स भी लगाए थे ना. ठीक है, क्या लगाए थे, इलेक्ट्रोड्स. मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये एनोड होगा और ये कौन सा होगा, कैथोड. ठीक है, ये कौन सा है, कैथोड है. और दोनों को कनेक्ट कर दिया मैंने किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा. जब इसको बैटरी के द्वारा कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर क्या है, गैस. ठीक है, गैस एट लो प्रेशर. ये आपको ध्यान रखना है, गैस किस पे होनी है हमारे पास, लो प्रेशर के ऊपर होनी चाहिए. यहाँ पे क्या है, वैक्यूम पंप. ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, पंप होगा. ओके, वैक्यूम पंप ले लिया, गैस ले ली हमने. यहाँ पर ये क्या है, एनोड है. ठीक है, लेकिन ये क्या है, कैथोड तो है, लेकिन कैसा कैथोड है, ये परफोरेटेड, पोर्स प्रेजेंट है. ठीक है, परफोरेटेड कैथोड. इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है. ये पार्ट कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये पार्ट कौन सा होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है, मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज है वो कैसी लेनी है, हाई वोल्टेज लेनी है, ताकि जो गैस है वो जल्दी से क्या हो जाए, आयनाइज हो जाए. ठीक है, तो 10⁴ वोल्ट, 10⁴ वोल्ट. ठीक है, ये वोल्टेज हो गई यहाँ पर. ठीक है, 10⁴ वोल्ट हो जाएगी ये. वोल्टेज कितनी है, 10⁴ वोल्ट. और यहाँ पर क्या लगा रखा है, वैक्यूम पंप लगा रखा है. गैस जो ले रखी है वो कम प्रेशर के ऊपर लेनी है हमें, कोई भी गैस हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, ये एनोड हो गया और ये कौन सा हो गया, परफोरेटेड कैथोड हो गया. ठीक है, अब देखेंगे सेम एक्सपेरिमेंट है वही. अब इस गैस को क्या करना है, आयनाइज करना है. जब ये गैस आयनाइज होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो किसी तरफ मूव करने लग जाएंगे, एनोड की तरफ. वो उन्हीं को भी क्या बोला जाता है, कैथोड रेज. ठीक है, लेकिन वो जो पॉजिटिव चार्ज बचा था, ठीक है, उसको हम पॉजिटिव को होल भी बोल सकते हैं. और होल की वजह से इसका नाम क्या बोला गया, दूसरा कैनाल रेज, क्योंकि होल को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, कैनाल बोलते हैं. ठीक है, वो जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज बची थी, अब वो क्या करेगी, ये जो कैथोड है वो तुमने कैसी बना रखी है, परफोरेटेड ना, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है. तो क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, कैथोड की तरफ. किसी तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, वो कैथोड की तरफ. तो ऐसा लगेगा कि वो जो चार्ज आ रहा है या फिर वो जो रेज आ रही है वो किसकी तरफ से आ रही है, एनोड की तरफ से आ रही है. ठीक है, क्यों यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा. ये जो मैंने कैथोड लगा रखा है ये कैसा है, परफोरेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट थे वो किसकी तरफ मूवमेंट करने लग जाएंगे, इस कैथोड की तरफ ही मूवमेंट करेंगे ना. ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव. अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अप्रोच करेंगे ना, तो पॉजिटिव स्पीशीज जो है वो किसी तरफ आनी स्टार्ट हो जाएगी, कैथोड की तरफ. ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, उसमें से छन के वो उधर की साइड आना स्टार्ट हो जाएंगे, कैथोड की साइड. तो ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो किसकी तरफ से आ रही हैं, एनोड की तरफ से आ रही हैं. तो इनका ओरिजिन क्या माना जाएगा, दीज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, दीज आर अज्यूम. ठीक है, या फिर दीज आर सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम द एनोड. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि वो कहाँ से आएंगी, एनोड से आएंगी, इसलिए इनको क्या बोला गया, एनोड रेज. ठीक है, किसकी तरफ आ रही है, नेगेटिव की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब इन पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा. तो यहाँ तक ये डिस्कवरी इसके अकॉर्डिंग थी. ठीक है, सेम वही प्रोसीजर रहेगा, सेम वही चीज़ है. गैस को आयनाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो मूव करते हुए दिख गए किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड की तरफ. ठीक है, तो ऐसा लगा कि वो कैथोड से आ रहे हैं, कैथोड से आ रहे हैं, तो इसका नाम, उनका नाम क्या दे दिया था हमने, कैथोड रेज. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वो जो पॉजिटिव चार्ज बचे हुए थे, जो पॉजिटिव स्पीशीज बची हुई थी, वो हमने यहाँ पर एक चेंजमेंट कर दिया, क्या, परफोरेटेड जो कैथोड था उसको ले लिया. तो क्या होगा कि वो जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर जाएंगे, किसकी तरफ, कैथोड की तरफ. तो ऐसा लगेगा वो कहाँ से आ रहे हैं, एनोड की तरफ से आ रहे हैं, एनोड की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा हमने, एनोड रेज. ठीक है, और कैनाल रेज क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज जो बचा हुआ था, जो होल से बचे हुए थे, ठीक है, वो किसकी तरफ आना स्टार्ट हो गए, कैथोड की तरफ आना स्टार्ट हो गए. इसकी वजह से इनको क्या नाम दिया गया, हमने क्या नाम दिया, हमने इसको कैनाल रेज. ठीक है, क्या नाम दिया गया, कैनाल रेज. ओके, तो ये था सारा का सारा किसके बारे में, प्रोटॉन के बारे में, कि जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने करी थी, गोल्स्टीन ने की थी. सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया था, सिर्फ एक ही डिफरेंस था, क्या, कि यहाँ पर जो कैथोड यूज़ किया गया वो कौन सा था, परफोरेटेड था.
क्लियर हो गया बेटा? तो अब आप इसे क्या लिखेंगे, क्या, करेक्टर्स। नेक्स्ट लिखेंगे करेक्टर्स ऑफ द कैनाल रेज, सॉरी हाँ, करेक्टर्स ऑफ कैनाल रेज, ठीक है। कैनाल रेज या एनोड रेज के जो करेक्टर्स हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट सेम रहेगा बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट उसमें तुमने क्या लिखा था एनोड कैथोड रेज के अंदर कि जो रेज आ रही हैं, ठीक है, अंदर की साइड जो रेज आ रही हैं वो बहुत ही फास्ट मूविंग कर रही हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन में ही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही मूवमेंट करती हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग करती हैं। तो लिख सकते हैं आप इसमें द रेज कमिंग very fast and in a straight line, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करती हैं, ठीक है। अब अंदर की साइड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रेज जो है वो कैसी आ रही हैं, फास्ट आ रही हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो इसका मतलब क्या था कि उसमें भी लिखा था हमने कि जो व्हील है होगा, ठीक है, अगर उसको उसके अंदर रखेंगे तो मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब कि वो जो व्हील है वो क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। तो इसके अंदर भी ऐसे ही लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कैन रोटेट द, या फिर ये लिख सकते हो आप कि जो वेरी फास्ट कमिंग रेज कैन रोटेट द व्हील ऑफ व्हील, ठीक है, कि जो व्हील है उसको वो क्या कर सकती हैं, रोटेट कर सकती है, इतनी फास्ट मूविंग वो आ रही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा भी डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे कि जो रेज है वो किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, नेगेटिव चार्ज की तरफ, इसका मतलब वो कौन सी है, पॉजिटिव, उनके पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। फिर E/m रेशियो जो है वो मैंने आपको लिखवा ही दिया है कि जो E/m रेशियो होता है वो कितना होता है, 9.5 × 10⁻⁷ कूलाम पर kg। और यहाँ पर चार्ज लेंगे हम, किसका चार्ज लेंगे, जो हमारे पास है प्रोटॉन का चार्ज कितना, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ओके। और मास लेंगे, ये मास मैंने यहाँ पर लिखा ही हुआ है 1.6 × 10⁻27, सोल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 × 10⁻7 कूलाम पर kg, ओके। ये किसके बारे में था, हमारे पास प्रोटॉन्स के बारे में था, ठीक है। अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम, कौन सा है, रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ठीक बेटा, इसमें आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हो बना के, जैसे आपने कैथोड रेज के बारे में लिखा था कि जो कैथोड रेज होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कैथोड रेज किसकी तरफ जा रही थी बेटा, एनोड की तरफ, ठीक है। कैथोड रेज किसकी तरफ जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, लेकिन ये जो एनोड रेज है ये किसकी तरफ आ रही है, कैथोड की तरफ आ रही है, ठीक है। और क्या लिख सकते हो कि जो प्रेशर, गैस का प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, वोल्टेज कैसी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हाई होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली में ये जो चीज़ थी ना बेटा, रेडियो एक्टिविटी का हमें क्यों पता लगाना पड़ा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स का पता चलता है इससे, ठीक है, कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उनकी पावर इतनी ज़्यादा होती है उन रेडिएशंस की, वो इतनी ज़्यादा एक्टिव होती हैं कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को पेनिट्रेट कर सकती है, ठीक है, या किसी भी गैस को क्या कर सकती है, आयनाइज कर सकती है। तो एक साइंटिस्ट था हेनरी बेकेल, कौन सा साइंटिस्ट था, हेनरी बेकेल। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, किसके ऊपर, यूरेनियम के ऊपर, ठीक है। उसने यूरेनियम का एक सॉल्ट लिया, यूरेनियम सॉल्ट लिया और उसको ब्लैक पेपर में रैप करके और एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख दिया, और कहाँ पर रख दिया, ड्रॉअर के अंदर, जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुँचती। फिर से सुनो आप कि उसने क्या किया, यूरेनियम सॉल्ट लिया और उसको ब्लैक पेपर के अंदर रैप करके और कहाँ पर रख दिया, उसको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रख के, और उसको कहाँ रख दिया, ड्रॉअर के अंदर रख दिया। तो ड्रॉअर के अंदर लाइट तो जाएगी नहीं, और अगर लाइट नहीं जाएगी तो फोटोग्राफिक प्लेट जो है उसका कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसका जो कलर है वो कैसा हो गया, चेंज हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब जो सब्सटेंस उसने रखा था रैप करके, उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। तो उसने ऑब्जर्व किया, जब आगे उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने पाया कि जो यूरेनियम जैसे सब्सटेंस होते हैं वो बहुत ही हानिकारक रेडिएशंस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। उस यूरेनियम सॉल्ट की इतनी ज़्यादा पावर थी कि उसने उस पेपर को भी पेनिट्रेट कर दिया, जिस ब्लैक पेपर में उसको रैप करके रखा गया था,
ठीक है, उसको भी पेनिट्रेट करके फिर उसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या किया, उसके कलर को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब उसी के अंदर इतनी पावर है, ठीक है। तो इसीलिए जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनका यूज़ किया जाता है, डिफरेंट थेरेपीज़ के अंदर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए या डिफरेंट रेडियो एक्टिविटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है उनमें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ से किसकी आई थी, मतलब न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें यहाँ पे पता चला था। तो आप इसके बारे में सिंपल सी बातें लिख लीजिए कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो किसके द्वारा बताई गई थी, लिखेंगे इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बेकल, ठीक है, हेनरी बेकल के द्वारा बताई थी क्या, रेडियो एक्टिव बाय यूरेनियम सॉल्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यूरेनियम सॉल्ट एक्सपेरिमेंट। ही ऑब्जर्व दैट, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये भी बात लिखेंगे, ही ऑब्जर्व दैट the substances like यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम, लिख लो इसको कंप्लीट, यूरेनियम, प्लूटोनियम, बहुत सारे हैं रेडियो एक्टिव आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, एटसेट्रा, प्रोड्यूस एक्टिव रेडिएशंस, क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, एक्टिव रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या काम कर सकती है, विच पेनिट्रेट द सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है, जो किसको पेनिट्रेट कर सकती है, सॉलिड की कोई स्क्रीन उसको पेनिट्रेट कर सकती है, या फिर आयनाइज कर सकती है किसी भी गैस को, आयनाइज एनी गैस, ठीक है, किसी भी गैस को क्या कर सकती है, ये आयनाइज कर सकती हैं। क्या, जो ये रेडिएशंस हैं जो किसके द्वारा प्रोड्यूस की गई है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के द्वारा, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, ये फिनोमिना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। अगर कोई पूछ ले कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिखेंगे आप यहाँ से, वो यहीं से ओरिजिनेट हुई है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडिएशन एमिट करना कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, इसमें लिखोगे आप द स्पॉन्टेनियस emission of active radiations का spontaneous emission होना from any element is called radioactivity, ठीक है। और वो सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिविटी कंडीशंस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ओरिजिनेट करते हैं कि जो रेडिएशंस है वो कहाँ से निकल रही है, हमारे उस सब्सटेंस से निकल रही है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, वो एलिमेंट क्या कहलाएगा बेटा, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, क्या कहलाएंगे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। और मैंने बता दिया उसमें एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, नेपच्यून है, वो सारे होते हैं ये, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं। मेन हमारे लिए जानना क्या जरूरी था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं और रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। फिर उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि उसने लेड ब्लॉक लिया, लेड का बना हुआ एक ब्लॉक लिया, उसके बीच में उसने यूरेनियम रखा, ठीक है, यूरेनियम से क्या है, रेडिएशंस निकलने लगी, लेकिन वो तो हर एक डायरेक्शन में जाने लग जाएंगी, तो क्या किया गया, एक ग्लास स्लिट रखी गई आगे फिर, ठीक है, तो वो जो रेडिएशंस थी वो एक ही साइड के अंदर होगी, वो ग्लास स्लिट रखने के बाद वो एक ही बन गया, उसकी जो रे है वो एक ही आने लगी। अब फिर क्या किया उसने, आगे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद वो जो रेज थी वो 3 डायरेक्शन के अंदर चली जाती है, ठीक है, किसके अंदर चली जाती है, वो 3 डायरेक्शंस के अंदर चली जाती है, अल्फा, बीटा और गामा, मतलब एक रेज से फिर वो कितनी रेज आने स्टार्ट हो गई, 3 रेज, अल्फा, बीटा, गामा, उनका नाम दिया गया स्पेशल अल्फा, बीटा, गामा, किसके अकॉर्डिंग कि वो किस साइड डिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो नेगेटिव की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है या फिर वो पॉजिटिव की साइड डिफ्लेक्ट हो रही है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो 2 ही साइड आएंगे, एक तो नेगेटिव पोल होगा और एक कौन सा होगा, पॉजिटिव पोल होगा, जो नेगेटिव की साइड अट्रैक्ट हो जाएगी, एक कौन सी होगी, जो पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट हो जाएगी, और एक वो होगी जो किसी की साइड भी अट्रैक्ट नहीं होगी, इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो इसको मैं बना देती हूँ, कैसे किया उसने एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट क्या था उसका कि उसने क्या लिया, लेड ब्लॉक लिया पहले, ठीक है, ये कोई लेड ब्लॉक है और उसने बीच में यहाँ पर क्या लिखा, क्या रखा यहाँ पर, यूरेनियम का टुकड़ा, ठीक है। तो इससे जो रेडिएशन है वो हर एक डायरेक्शन में आनी स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से,
ठीक है, हर एक डायरेक्शन में जो है वो रेडिएशन आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ पर क्या रखी गई, एक ग्लास स्लिट रखी गई। क्या रखी गई, ग्लास स्लिट। मैं यहाँ पे नीचे लिख भी देती हूँ, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास स्लिट। ठीक है, ये क्या काम करेगी कि जो रेडिएशन हर एक डायरेक्शन में फैली हुई है ना, उसको एक ही डायरेक्शन के अंदर कर देगी, एक ही जो सीक्वेंस है उसके अंदर कर देगी। ये ग्लास स्लिट हो गई। ये क्या है तुम्हारे पास, लेड ब्लॉक। ठीक है, लेड ब्लॉक। उसके बाद ये क्या लिया, यूरेनियम। ये क्या है, यूरेनियम। तो क्या हुआ कि ये जो रेडिएशंस है फिर वो एक ही डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से आनी स्टार्ट हो गई, आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर से क्या अप्लाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या अप्लाई कर दी उसने, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नीचे की साइड पॉजिटिव और ऊपर की साइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर लगा दी उसने क्या, फोटोग्राफिक प्लेट। यहाँ पर क्या लगा दी उसने, फोटोग्राफिक प्लेट, चेंज देखने के लिए फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, तो जब ये रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरती है, ठीक है, जब ये रेज इस इलेक्ट्रिक फील्ड से होकर गुजरेगी तो ये 3 डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से डेविएट होगी। ठीक है, इन्होंने अपना पाथ क्या किया, डेविएट कर लिया। ठीक है, किसने, इस रेज ने। ओके, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, इसको बोल दिया अल्फा पार्टिकल। ये है कौन सा, बीटा। नीचे वाला कौन सा है, बीटा पार्टिकल है। और बीच वाला कौन सा है, ये गामा पार्टिकल। ठीक है, और ये क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को फिर से समझो बेटा आप। उसने क्या किया, लेड ब्लॉक लेके एक टुकड़ा लिया लेड का, उसके बीच में क्या रख दिया उसने, यूरेनियम रख दिया। ठीक है, तो यूरेनियम से आपको पता है, अभी पढ़ के आए हो कि यूरेनियम से बहुत ज़्यादा हानिकारक रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशंस निकलनी स्टार्ट होगी हर एक डायरेक्शन के अंदर। लेकिन फिर ये स्लिट लगा दी, स्लिट की वजह से वो एक ही डायरेक्शन के अंदर आ गई। जब वो रेज जो थी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। ओके, जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करती है तो वो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर जाते जाते क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है 3 डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, एक तो किसकी तरफ, एनोड की तरफ, मतलब कि नेगेटिव चार्ज की तरफ, और एक किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो डिफ्लेक्ट हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया, अल्फा पार्टिकल। और जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट हुई उसको हमने क्या नाम दे दिया, बीटा पार्टिकल। ओके, और जो सीधी चली गई फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, किसी भी साइड डिफ्लेक्ट नहीं हुई, उसको क्या नाम दिया गया फिर, अल्फा पार्टिकल। क्या बताया गया उसको, अल्फा पार्टिकल। समझ में आ गई बात। तो अल्फा पार्टिकल कौन सा होगा, अगर ये नेगेटिव की साइड डिफ्लेक्ट हुआ, जो अल्फा रेज हैं वो किसकी तरफ चली गई, नेगेटिव की तरफ चली गई, तो इसका मतलब उनके ऊपर चार्ज कौन सा रहा होगा, पॉजिटिव। और ये वाले जो बीटा रेज हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं वो किसकी तरफ गए हैं, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब इन पे खुद पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान से सुनेंगे कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये किसके बराबर होते हैं, एक हीलियम आयन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, हीलियम आयन। किसके बराबर होंगे ये, हीलियम आयन के बराबर होते हैं, मतलब He2+ हीलियम आयन के बराबर होते हैं। ठीक है, और इनका जो मास वगैरह E/m रेशियो जो होती है बीटा पार्टिकल्स की, वो किसके बराबर होती है, कैथोड के बराबर, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो चार्ज मान के चलो इसके ऊपर कितना होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और जो गामा पार्टिकल्स हैं या गामा रेज हैं वो किसी भी साइड डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ना ही पॉजिटिव की तरफ ना ही नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब इनका क्या होगा, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है और मास भी नेग्लिजिबल होता है। कैसा मास होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो जो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स हैं या अल्फा और जो बीटा रेज हैं इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है बेटा। ठीक है, तो इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा लिखवा देती हूँ, लिख लो आप। अल्फा पार्टिकल्स के बारे में लिखेंगे, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, तो लिखेंगे, इसने ऑब्जर्व किया क्या, इन हिज एक्सपेरिमेंट he observed that some rays move towards negative pole, so these named as alpha particle या alpha rays। ठीक है, alpha rays और alpha particles। रेज किससे मिलकर बनी होंगी, पार्टिकल्स ही तो होंगे ना उसके अंदर। ठीक है, अल्फा रेज, तो इसके बारे में लिखो, 1 अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1 हीलियम प्लस आयन। ठीक है, 1 हीलियम प्लस आयन इसके बराबर होता है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वो कितने होते हैं, हीलियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स भी कितने होते हैं, 2, लेकिन जो टोटल मास नंबर होता है वो कितना होता है, 4 होता है। ओके,
तो ये जो होते हैं 1 अल्फा पार्टिकल जो है वो किसके बराबर होगा तुम्हारा 1 हीलियम प्लस आयन के बराबर होता है, मीन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, मीन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, तभी तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ओके, अब लिखेंगे किसके बारे में, बीटा पार्टिकल्स। यहाँ पे लिख लो सम रेज डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल। ठीक है, सो हैविंग, उनके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दे टर्म्ड एज, उनको क्या नाम दिया गया, दे टर्म्ड एज, उनको क्या नाम दिया गया फिर बेटा, दे टर्म्ड एज बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल जिनकी E/m रेशियो किसके बराबर है, कैथोड के बराबर है, विच है E/m रेशियो इक्वल टू कैथोड रेज, कैथोड रेज। सुनिए बात, मतलब कि जो बीटा रेज हैं, जो या बीटा पार्टिकल्स हैं, उनकी जो E/m रेशियो वो टोटल किसके बराबर है, कैथोड रेज के बराबर है। तो मतलब ये टोटली जो है वो किससे रिजेंबल करता है, कैथोड रेज से रिजेंबल करते हैं, कौन, बीटा रेज या बीटा पार्टिकल्स। समझ में बात। थर्ड पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि सम रेज आर देयर विच डू नॉट डिफ्लेक्ट इन एनी डायरेक्शन, जो किसी भी डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट नहीं हुई है, ना ही तो पॉजिटिव की तरफ और ना ही वो नेगेटिव की तरफ, वो क्या कहलाते हैं, गामा पार्टिकल्स कहलाते हैं। ओके, लिखेंगे द रेज which do not deflect, the rays which do not deflect towards negative or positive, they are called क्या बोलेंगे बेटा उनको, गामा, गामा पार्टिकल्स। ठीक है, गामा पार्टिकल्स या फिर रेज थी वो। ठीक है, वो कौन सी रेज थी, गामा रेज थी। दे हैव नो चार्ज, कोई चार्ज ही नहीं आएगा, दे हैव नो चार्ज, क्योंकि वो किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हुई, तो चार्ज कौन सा होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। दे हैव नो चार्ज एंड हैव नेग्लिजिबल मास, एंड हैव नेग्लिजिबल मास, ना के बराबर उनका क्या होता है, मास होता है। ठीक है बेटा, ये सारा किसके बारे में था, रेडियो एक्टिविटी के बारे में था। और अगर हम न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ें, अगला पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी जो थी वो चैडविक के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक्चुअली में ये पता लगाया गया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपने थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग, या फिर जितने भी मॉडल्स आए थे। ठीक है, लास्ट में जो मॉडल आया था रदरफोर्ड और जो बोर मॉडल था उसने बता दिया था कि बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से डिस्कवरी हुई थी न्यूट्रॉन्स की। और उसमें कैसे बताया था कि साइंटिस्ट था कौन सा, चैडविक, उसने क्या किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बता रही हूँ मैं, कि चैडविक ने क्या किया, एक बेरिलियम शीट ली। ठीक है, बेरिलियम की पतली सी थीन शीट ली, बेरिलियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Be। ठीक है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स का क्या करवाया उसने, बम्बार्ड। ठीक है, बम्बार्डमेंट का मतलब क्या है, टकराना, जैसे बॉल को एकदम से हम किसके ऊपर मारते हैं, दीवार के ऊपर, इसी प्रकार जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी बम्बार्डमेंट करवाई गई। किसके ऊपर, थिन शीट के ऊपर, पतली सी शीट थी, जैसे ये कोई पतली सी शीट है, इसके ऊपर क्या किया जाए, बम्बार्डमेंट करवाई जाए, किसकी, अल्फा पार्टिकल्स की। ठीक है, तो वहाँ से दो सब्सटेंस ओरिजिनेट हुए। ठीक है, तो एक का तो समझ में आ गया कि भाई हाँ कोई ना कोई नया एलिमेंट बना है, और दूसरा जो था वो क्या था, एक नया सब्सटेंस था, उस नए सब्सटेंस को क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे आप। नेक्स्ट लिखो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट वॉज गिवन बाय चैडविक। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई थी, इट वॉज गिवन बाय चैडविक, साइंटिस्ट था। ठीक है, चैडविक साइंटिस्ट था, उसके द्वारा की गई थी डिस्कवरी। कैसे, उसने क्या किया, बेरिलियम की थिन शीट ली,
4 9 ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 और मास कितना होता है 9 होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दिया। अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो किसके बराबर होता है, हीलियम एटम के बराबर होता है, हीलियम आयन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या रहेगा 2 और मास कितना रहेगा इसका 4। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब वो क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, तो एक एलिमेंट ओरिजिनेट हुआ वहाँ पर, वो कौन सा था, कार्बन। ठीक है, 12 प्लस एक सब्सटेंस और भी बना बीच में, एक सब्सटेंस और भी बना। ठीक है, जिसके ऊपर जो था उसका मास कितना आ गया 1। ओके, और नंबर कुछ था नहीं, तो इसका मतलब जो नया सब्सटेंस था वो क्या था, न्यूट्रॉन। तो जो नया सब्सटेंस था वो कौन सा था बेटा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या था, न्यूट्रॉन। और ये आया कब, जब हमने बेरिलियम की थिन शीट लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई, मतलब टकराए। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स जब टकराते हैं बेरिलियम की थिन शीट के साथ तो क्या होता है, एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाता है और उसके बाद क्या आता है, न्यूट्रॉन। मतलब कि जो एक नई स्पीशीज हो रही है उसका नाम क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है बेटा। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आती है ज़्यादा से ज़्यादा। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रॉन है वो किसके द्वारा दी गई थी, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, चैडविक के द्वारा दिया गया था। हुआ क्या था कि उसने बेरिलियम की शीट लेकर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि एक नया एलिमेंट बन गया, कौन, कार्बन, और जो एक नई स्पीशीज आई उसका क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन दिया गया। ठीक है, देखो हम रिएक्शंस के अंदर क्या करते हैं कि रिएक्शंस की बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें बैलेंसिंग नहीं देखने की भी, एटम्स जो है वो बराबर होने चाहिए, हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास जो है वो बैलेंस करना है। ओके, देखो 4 + 2 6, इधर भी कितना है 6 है, इधर तो 0 हो गया। ठीक है, ऊपर देखेंगे 9 + 4 कितना हो जाएगा 13, 12 + 1 ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे कैसा है, इक्वल है मास। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिएक्शन क्या मानी जाएगी, बैलेंस रिएक्शन मानी जाएगी। और ये इसको हम कहाँ पर स्टडी करते हैं बेटा, ये जो रेडियो एक्टिविटी है या फिर इस तरीके से न्यूट्रॉन वाला जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर स्टडी किया जाता है, हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही था कि हमने क्या क्या पढ़ लिया, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिस्कवरी ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, इसमें समझिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।